हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 3 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है, स्पेस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एट CII इवेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या क्या पॉइंट्स शेयर किए हैं। रिकास्ट 3 लाख करोड़ रुपीज़ लोन, क्यों कुछ ऐसी लोन्स हैं 3 लाख करोड़ रुपए जितनी लोन जो है उसको रिकास्ट, यानी कि ऐसी कंपनीज को, कुछ ऐसी कंपनीज है, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनको पैसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे, वरना जो पैसे उनको दिए हैं वो भी डूब सकते हैं। प्राइवेटाइजिंग सम PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना, सभी नहीं लेकिन कुछ को तो डेफिनेटली सरकार जो है वो प्राइवेटाइज करने वाली है। और 5G गेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं भारत की कुछ बेस्ट फैकल्टीज़। ये बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज यानी कि UPSC की जो IAS की एग्ज़ाम है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 10 जून 2020 तक आपको मिल रहा है EMI का ऑप्शन भी। ये एक ऑफ़र है, राइट, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफ़र। इसके साथ लेक्चर की PDF जो है वो डाउनलोड करने के लिए एक ही जगह है, दैट इज़ माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। एज यू नो डियर फ्रेंड्स के हर रोज़ इस सीरीज़ के साथ कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार वीडियो को देखा, अब उन्होंने पहला ही वीडियो देखकर ये डिसीजन बना लिया कि दे आर गोइंग टू वॉच इट फॉर एवर, या फिर एक लंबे टाइम तक वो देखेंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग। और मेरा मानना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स जो ज्वाइंट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सीरीज़ के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनके साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करते हैं, PDF को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, आप नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, प्लीज़ आप भी इस सीरीज़ का उतना ही पार्ट हैं जितना मैं और स्टडी IQ हैं। तो आप भी एज ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, एज ए पार्ट ऑफ स्टडी IQ फैमिली, इस सीरीज़ को, इस वीडियो लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, एंड हमारी चैनल को, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है स्पेस सेक्टर के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, और एक जो है इनका नाम है रॉबर्ट बेनकन, और दूसरे जो है इनका नाम है डगलस हर्ले। अब ये दोनों जो हैं वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों स्पेस एक्स, एक कंपनी है स्पेस एक्स, आपको पता है कि इलॉन मस्क की कंपनी है, तो इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, इसके क्रू मेंबर हैं। और एक मिशन था ड्रैगन मिशन, तो ड्रैगन मिशन के भी जो कैप्सूल हैं तो इसके भी ये पार्ट हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको लॉन्च किया गया, और ये फंड जो है, ओवरऑल फंडिंग भले ही नासा ने की हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस पूरे मिशन की वो ये है कि इसमें जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम है फैल्कन 9, वो फैल्कन 9, फिर ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, ये ड्रैगन कैप्सूल, और जो स्पेस सूट इन्होंने पहना है, ये स्पेस सूट भी किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है स्पेस एक्स कंपनी ने, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। इसी कंपनी ने ये स्पेस सूट, ये रॉकेट और ये ड्रैगन कैप्सूल, तीनों चीज़ों को बनाया है इस कंपनी ने। एक प्राइवेट कंपनी जिसको गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने इसमें पैसे इंजेक्ट नहीं किए हैं। खुद अपने बलबूते पर, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एलोन मस्क ने इस कंपनी को तैयार किया। इसका नाम है स्पेसएक्स। आपको पता है कि एक कार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, राइट, ये टेस्ला का लोगो है। तो ये टेस्ला कंपनी के मालिक भी, इसके फाउंडर जो हैं वो भी एलोन मस्क हैं। तो एलोन मस्क ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि पहले जो चीज़ें हम सोच नहीं पाते थे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि स्पेस लॉन्च जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी करेगी, लेकिन आज कॉमर्शियली वायबल, कैन यू इमेजिन, कॉमर्शियली वायबल स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया है एलोन मस्क ने। तो ये एक नया इतिहास है, नई शुरुआत है, एक नया माइलस्टोन है, कॉमर्शियल या फिर प्राइवेट स्पेस सेक्टर का नया माइलस्टोन है। और एलोन मस्क ने ये साबित कर दिया है कि ये पॉसिबल है, चेंज इज़ पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद के पैसे उन्होंने लगाए, दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे उन्होंने लगाए, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा जो है वो इसमें नहीं है। तो एक प्राइवेट कंपनी यहाँ तक पहुँच गई है। और
आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने ये डिसीजन लिया है, हमारे देश ने ये डिसीजन लिया है कि कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्पेस सेक्टर में खोली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आज तक इसरो जो है ISRO, तो ISRO इसरो का ही एक दबदबा था, या फिर कह सकते हैं कि मोनोपोली थी स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर में। लेकिन अब कॉमर्शियल कंपनीज को भी एंट्री जो है वो दे दी है सरकार, जो है वो एक ग्रीन लाइट लेकर खड़ी है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी स्पेस सेक्टर में एंटर कर सकती हैं। अब इलॉन मस्क जो हैं वो तो इलॉन मस्क हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति, इलॉन मस्क को छोड़िए, आप जो हैं वो भी इतने ही यूनिक हैं जितने इलॉन मस्क हैं। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। एनीवे, इलॉन मस्क जो हैं ऐसे एग्जैक्टली दूसरे व्यक्ति या फिर इतने ही विजनरी या फिर इतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को ढूंढना जो है, दैट इज़ नॉट आवर मिशन। भारत की कंडीशंस, भारत की सिचुएशन को अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स में ये हो सकता है कि इसरो के पास जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट बनाने की, तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट छोटे छोटी कंपनीज, छोटे छोटे प्लेयर्स के साथ इसको अगर शेयर की जाए और उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग दिया जाए। हैंड होल्डिंग यानी कि इसरो का जो एक एक्सपीरियंस है वो अगर उनको चाहिए, कोई ऐसे व्यक्ति है, जस्ट इमेजिन कीजिए कोई कोई हमारे देश की लड़की या फिर कोई लड़का है जो स्पेस सेक्टर में और स्पेस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कुछ बड़े बदलाव करना चाहता है। उनके अंदर जेन्युइनली एक स्पेस के लिए ही शायद उनका जन्म हुआ है, लेट्स से, राइट, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, मैं समझाने के लिए यहाँ आपको बता रहा हूँ, कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है ये। तो एक एग्जांपल है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जितना भी सपोर्ट चाहिए, अगर उनको नॉलेज का एक्सेस चाहिए तो वो होना चाहिए। फिर जनरली क्या होता है हमारे देश में कि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद एक आदमी जो है वो एक मुकाम तक पहुंचता है। दूसरे देशों में ऑफ कोर्स स्ट्रगल जो है दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू, क्योंकि कुछ नया करना है तो जो हमें पता है, जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर निकलना है। तो इलॉन मस्क ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वहाँ के स्ट्रगल और हमारे स्ट्रगल्स जो हैं वो अलग होते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के ईगो इश्यूज़ होते हैं कि आपको नहीं देंगे, कल आइए, परसों आइए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो भी ऐसे हर्डल्स जो हमारे हाथ में हैं, ऐसी चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें चेंज करना चाहिए। तब जाकर ये छोटी छोटी जो कंपनीज खड़ी होगी और उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति जो हैं वो इस मुकाम तक पहुंचेगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में इलॉन मस्क या फिर उनसे भी बढ़िया या फिर उनके इक्वल एक व्यक्ति जो हैं वो हमारे देश में भी जन्म लें, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या फिर शायद जन्म ले भी लिया हो और वहाँ तक वो पहुँच जाए, तो बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हो गई। इज़न्ट इट? स्पेस एक्स की बात करें या फिर जो जेफ बेजोस हैं, तो उन्होंने एक ब्लू ओरिजिन करके कंपनी की शुरुआत की है। तो इन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की जॉब्स जनरेट की हैं, बहुत ही हाई टेक जॉब्स जो हैं वो जनरेट की हैं, क्योंकि स्पेस के साथ आप डील कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ब्राइट टैलेंटेड इंजीनियर्स जो हैं, बेस्ट माइंड्स जो हैं, उनको रिक्रूट करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर बेस्ट माइंड्स की कोई, आई बिलीव, कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिलती है, दैट इज़ प्लेटफॉर्म। एक टाइम के बाद पैसे जो हैं दैट बिकम सेकेंडरी, या फिर वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह बन जाते हैं। एक मुकाम तक जब आप पहुंच जाते हैं तब आपको पैसे उतना मोटिवेट, शायद स्टार्टिंग में पैसे मोटिवेट करें, लेकिन उसके बाद पैसे आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। द थिंग दैट विल मोटिवेट यू विल बी प्लेटफॉर्म, कि क्या आपका जो टैलेंट है, आपको जो करना है, उसकी स्वतंत्रता, आपको जो चाहिए, आपको जो करना है, उसके रिसोर्सेज, वो एनवायरनमेंट आपको उस देश में, उस कंपनी में मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है देन यू विल स्टे विद दैट कंपनी। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जो हमारे देश में एक लंबे टाइम से होता आया है कि हमारे देश के टैलेंटेड लोग जो हैं, बेस्ट माइंड जो हैं, वो भारत छोड़कर दुनिया के अलग अलग देश, खास करके USA चले जाते हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे जो होते हैं तो उसमें आपको इंडियंस देखने को मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी कंपनीज़ को नर्चर करना है, तो ये सिर्फ जॉब्स जनरेट करने के लिए नहीं, जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन को रोकना है और ब्रेन गेन को इंक्रीज करना है। ब्रेन ड्रेन ड्रॉप एंड ब्रेन गेन जो है, इसको हमें राइज अप करना है। इसके लिए गवर्नमेंट, इसरो और प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री को वॉक द टॉक, यानी कि जो वो कहेंगे, जो करेंगे, जो कहते हैं, वो उनको करना होगा, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे। विद दिस डे फ्रेंड्स,
न्यूज़ आइटम्स के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने CII का जो 125th एक इवेंट था, 125th एनिवर्सरी का जो इवेंट था, तो उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया है कि भारत डेफिनेटली ग्रोथ के ट्रैक पर जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि उनको भरोसा है भारत के बिजनेस लीडर्स के ऊपर, भारत के किसानों के ऊपर, भारत की MSMEs के ऊपर और हमारे लोगों की जो कैपेबिलिटी है, इंडिविजुअल सिटीजन्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक भरोसा जो है वो व्यक्त किया है। 2020 का जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे सामने आया है फाइनेंशियल ईयर 2020 का, तो 2019 से 2020 का जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कितना रहा? 4.2%। पिछले 11 सालों में सबसे कम ग्रोथ रहा है। और इकोनॉमिस्ट्स भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये फोरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 यानी कि ये जो करंट ईयर चल रहा है 2020 से 21 का जो ईयर, तो इसमें भारत जो है वो रिसेशन में एंटर हो जाएगा। भारत का ग्रोथ जो है वो होगा नेगेटिव, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि उनको कॉन्फिडेंस है, जो टैलेंट है, इनोवेशन है, इंटेलेक्ट ऑफ इंडियंस हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी बताया। इकोनॉमी में हम एक क्वांटम लीप करना चाहते हैं, क्वांटम जंप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, डेमोग्राफी और डिमांड, ये पांचों चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। कल या फिर परसों ही हमने इन पांचों चीज़ों के बारे में बात की थी, इज़न्ट इट? उन्होंने 5 आइज़ के बारे में भी बताया, 5 आइज़। तो उसमें है इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि उनकी सरकार जो है उसमें ये हिम्मत है कि वो डिसीजंस ले सके और डिसीजंस लेने के बाद उस डिसीजंस को रिज़ल्ट तक ले जाने और रिज़ल्ट तक उस डिसीजन को फॉलो करना, उस डिसीजन में जो भी फिर चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस करते करते उस गोल्स को अचीव करना, ये क्षमता जो है वो उनकी सरकार की है, ऐसा उन्होंने एड्रेस में बताया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, रिकास्ट 3 लाख करोड़ लोन्स। भारत की जो बैंक्स हैं उन्होंने सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट की है कि 3 लाख करोड़ जितनी लोन जो हैं उनको रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, एविएशन सेक्टर, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि रियल्टी सेक्टर, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से। एंड ऑफ द अप्रैल का आंकड़ा अगर देखें तो कॉमर्शियल रियल्टी जो है, तो रियल्टी सेक्टर में बैंक्स ने कितने पैसे दिए हैं? 2.3 लाख करोड़ रुपीस। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में 45,862 करोड़ रुपीस जितने दिए हैं और एविएशन फर्म्स में 30,000 करोड़ रुपीस जितने पैसे जो हैं वो लोन्स के तौर पर बैंक्स ने दिए हैं। अब बैंक्स की रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमने इस लोन्स को रीस्ट्रक्चर कि रिलीफ नहीं दी, अगर उनको और थोड़े पैसे चाहिए तो अगर हमने नहीं दिए तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये जो पहले हमने पैसे दिए थे ये पैसे NPA बन जाएंगे और हमारी बैलेंस शीट जो है वो बिगड़ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी कंपनीज जो हैं उनको एक वक्त लगेगा, ऑफ कोर्स वक्त लगेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने में वक्त लगेगा। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम जो है, आपको लोन जो रीपेमेंट करनी है तो उसके मोराटोरियम को 30 अगस्त तक, एंड ऑफ अगस्त तक इसको इंक्रीज़ कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन बैंकर्स का कहना यह है कि फ़िलहाल ये कंपनीज जो हैं वो कैश फ्लो के इश्यू के साथ स्ट्रगल कर रही हैं और लगभग कुछ क्वार्टर्स चले जाएंगे, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ कंपनीज़ के लिए 1 साल भी लग सकता है कि कैश फ्लो की सिचुएशन जो है वो बैक टू नॉर्मल या नियर टू बैक टू नॉर्मल आने में कुछ वक्त लगेगा। तो अभी उनको थोड़े पैसे जो हैं वो हमें देने पड़ सकते हैं, अगर नहीं दिए तो पैसे जो पहले दिए थे वो डूब सकते हैं। और क्रिसिल का कहना यह है कि NPA जो है उसमें हमें एक राइज डेफिनेटली देखने को मिलेगी। करंट जो बैंकिंग सिस्टम ने जितने भी पैसे दिए हैं तो उसका 9%, फॉर एग्जांपल अगर टोटल बैंकिंग सेक्टर ने 100 रुपये दिए हैं तो उसका 9% यानी कि 9 रुपये जो हैं वो NPA हैं, तो ये इंक्रीज़ होकर 11.5 तक आगे बढ़ सकता है NPA। तो ये एक चिंता का विषय है। 11.9 भले ही 9 से 11.5 जो है वो आपको 2% लगे या फिर 2.5% लगे, लेकिन ये आप सोचिए पूरी भारत की बैंकिंग सिस्टम जितने पैसे दिए उसका 11.5%, तो ये करोड़ों की बात हम कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू प्राइवेटाइजिंग सम PSBs।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ ऐसी बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज कर सकती हैं, एक या फिर उससे भी ज़्यादा बैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब और सिंध बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स हैं। तो ये 3 बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। 1969 में बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज किया गया था। अब सरकार जो है वो बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है। ये आइडिया जो है वो नीति आयोग का है और कुछ टाइम पहले की ही बात है कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया था कि सभी सेक्टर को, इसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स भी आ गए, इसमें प्राइवेट कैपिटल को इनवाइट करती है सरकार। और स्टेट ओन कंपनीज की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, तो उसमें हर एक सेक्टर में मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है वो 4 कंपनीज ही रखेगी, बाकी की कंपनीज जो हैं उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये एक आइडिया जो है फ़िलहाल अभी एक बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर लास्ट आइटम है 5G के साथ जुड़ी हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया और एक मीटिंग कंडक्ट की है। ये मीटिंग जो है ये PLI स्कीम के साथ जुड़ी हुई है। PLI यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये मीटिंग जो है इसका मेन लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य यह है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब, 5G जो इक्विपमेंट्स हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है भारत को। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो ग्लोबल टेलीकॉम गेयर्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे कि एरिक्सन हैं, नोकिया हैं, ह्यूवेई को भी इनवाइट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशन और FDI परमिशन। तो इन सारी कंपनीज को भारत में इनवाइट किया जाएगा कि वो यहाँ पर अपना प्रोडक्शन जो है वो करें, यहाँ पर सेटअप जो है वो पूरा करें। PLI स्कीम में ये होता है कि एक प्रकार से इंसेंटिव दिया जाता है 4% से लेकर 6%, और 5 सालों के लिए ये एक प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का 4%, 6%, लेट्स से 6 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप इंटरनेशनल कंपनी हैं तो आपको भारत में 5 सालों में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 600 करोड़ रुपीस से ज़्यादा करना होगा। 4 सालों में 600 करोड़ रुपीस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हर साल आपको 1000 करोड़ से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और 3000 करोड़ तक आपको एक्सपोर्ट जो है वो करना है। ये कंडीशन है। 4 से 6% का जो इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाता है उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि चाइना और वियतनाम में अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो मटेरियल कॉस्ट उनको 2 से लेकर 3% कम पड़ेगा कंपेयर टू इंडिया। 1 से 2% जो है वो कम पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहाँ पर 2% कम होगा चाइना में, वियतनाम में 1 से 1.5%। लॉजिस्टिक कॉस्ट 1% कम, यहाँ पर 0.5%। फाइनेंस कॉस्ट 3 से 3.5, वियतनाम में 1.5 से 2%। और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है 10 से 11% और वियतनाम में 4.5 से 5%। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर बताया जाता है कि 17 से 20% जितना गैप भी हो सकता है। तो एक प्रकार से कंपनीज जो भारत में शिफ्ट होना चाहती हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक थोड़ा इंसेंटिव जो है वो सरकार देती है इस स्कीम के तहत, ताकि कंपनीज जो है वो भारत में अपना सेटअप करें। और होम ग्रोन कंपनीज को भी एक PLI स्कीम का सपोर्ट मिलता है। इसमें सेल्स जो है वो मिनिमम आपको करने हैं, पहले साल में करना है 100 करोड़ और फिर 5th ईयर तक 300 करोड़ तक ले जाना है इसको, सेल्स को। आज भारत जो है वो हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। हमारा देश जो है वो 1.30 ट्रिलियन रुपीस के इस प्रकार के इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं जस्ट 11,500 करोड़ रुपीस की आइटम्स को। तो एक बहुत बड़ा गैप है और इसी के साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम इतने करोड़ों अरबों रुपए का सामान अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो अगर हम यहाँ पर बनाएं तो इतना इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा और यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो सकती है, isn't it? So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much. आपके लिए एक प्रश्न है, थोड़ी खबर जो है वो पुरानी है लेकिन एक बड़ी खबर थी एक टाइम की। ह्यूवेई कंपनी जो है उनके एक फाइनेंशियल हेड जो हैं उनको डिपोर्ट किया गया था कनाडा से और उनको मीन्स वहाँ पर डिपोर्ट तो नहीं लेकिन वहाँ पर उनको पकड़ा गया था, राइट। तो USA जो है उन्होंने कहा कि उनको आप यहाँ पर भेज दीजिए और तो उनका नाम क्या है बताइए, राइट। उनके पिताजी जो थे वो भी एक बहुत बड़े, बेसिकली वो चाइना से हैं, तो बताइए वो लेडी हैं तो उनका नाम क्या है।
ये एक प्रश्न है आपके लिए. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.